गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना में। पहले हम लोगों ने परमाणु मॉडल के बारे में बात की। उसके बाद थॉमसन ने परमाणु ने अपना मॉडल दिया, परमाणु का अपना मॉडल दिया था उन्होंने, ठीक ना। लेकिन उसमें एक दिक्कत आई। उन्होंने कहा था कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान परमाणु पर समान रूप से वितरित है। ये सैद्धांतिक बात प्रायोगिक से मेल नहीं खा रही थी। तो उसके बाद जो है अब नया वैज्ञानिक आ रहा है जो परमाणु के लिए, परमाणु के मॉडल के बारे में जो है बात कर रहा है, और उसने भी एक परमाणु मॉडल दिया। देखते हैं वो स्वीकार्य हुआ कि नहीं। तो मैं हूँ ZD सेठ RT अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो अगला टॉपिक है हमारा रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो रुदरफोर्ड ने परमाणु के लिए नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने एक प्रयोग किया था। तो रुदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों, जिनका नाम था हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। रुदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को चित्र में दर्शाया गया है। तो वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग से क्या साबित होगा? इस प्रयोग से ये साबित होगा कि थॉमसन ने जो कहा था कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, वो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि वो परमाणु का पूरा द्रव्यमान परमाणु के सभी हिस्सों में समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है ना। तो वो अल्फा कण प्रकीर्णन से ये होगा। प्रकीर्णन में क्या किया गया था? सबसे पहले उन्होंने एक स्रोत लिया था। स्रोत मतलब कि सोर्स, जिसमें से कोई भी चीज़ प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर लिया गया अल्फा कणों का स्रोत, ठीक है, जिसमें से अल्फा कण बाहर आ सकते हैं। उसके बाद इन अल्फा कणों की स्पीड बढ़ाने वाली एक प्लेट, जिसे कहते हैं लेड प्लेट। लेड प्लेट में जो छिद्र होता है उसे हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि यहाँ जो भी, अगर हम लोग देखा होगा आप लोगों ने कि किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में से यदि कोई चीज़ बह रही है और अगर उसका क्षेत्र छोटा कर दिया जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और क्षेत्र बड़ा कर दिया जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो लेड प्लेट यही काम करती है, ये छिद्र को छोटा बड़ा करती है, जिससे यहाँ आने वाले जो कण हैं उनके वेग में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। और सामने रखी जाती है सोने की पतली पन्नी। ये जो सोने की पतली पन्नी होती है उसकी मोटाई 100 नैनोमीटर होती है, और उसको
ये जो प्रतिदीप्त स्क्रीन है, इसको हम लोग स्क्रीन कहेंगे, ठीक है ना। ये एक तरह की स्क्रीन है। ये स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है, मतलब कि इसके ऊपर जिंक सल्फाइड रखा जाता है जो प्रतिदीप्तिशील कहा जाता है, मतलब कि फ्लोरेसेंट होता है। तो फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की यहाँ पर स्क्रीन रखी जाती है पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो ये है अल्फ़ा कणों का स्रोत, जिसमें से अल्फ़ा कण बाहर आएंगे, लेड प्लेट के छिद्र में से पसार होंगे और सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर है उसके ऊपर ये गिरे जाएंगे। तो जैसे ही अब हम लोग जो है अल्फ़ा कणों का स्रोत चालू करते हैं तो इसमें से अल्फ़ा कण बाहर आते हैं एक किरण की तरह, जो लेड प्लेट के छिद्र में से बाहर निकलकर सोने की पन्नी के साथ टकराते हैं। फिर क्या होता है कि आसपास ये जो प्रतिदीप्ति सेल है उसके ऊपर स्पार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरह से चमक देखने को मिलती है, जैसे कोई तारे टिमटिमाते हैं उस तरह से चमक देखने को मिलती है। और अल्फ़ा किरणों की किरण सामने की ओर टकराती हुई नज़र आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रयोग हो गया। क्या हुआ कि किरण जो है सोने की पन्नी में से आर पार निकल जाती है और कुछ जो है यहाँ पर प्रतिदीप्तिशील के ऊपर थोड़ी संख्या में चमकता हुआ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जब हम लोगों ने सोने की पन्नी ली है तो वहाँ पर वो शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोने के अंदर जो अणु हैं वो सोने के ही हैं और जो परमाणु हैं वो भी सोने का है और जो तत्व है वो भी सोने का है। सोने को इंग्लिश में तत्व के नाम ऑरम से पहचाना जाता है, एयू, ऑरम। तो यहाँ पर सारे परमाणु किसके हैं? ऑरम के हैं। अगर परमाणु की बात की जाए तो परमाणु के अंदर रहे हुए सारे कण भी कहाँ हैं? ठीक है, वो गोले में ही है, वो परमाणु में ही है। अब ये अल्फ़ा कण जो होता है ना, अल्फ़ा कण पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा कण कैसा रखता है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रखता है। अल्फ़ा कणों के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब मानो कि ये अल्फ़ा कण अगर इस परमाणु के ऊपर पड़ते हैं तो थॉमसन ने पहले क्या कहा था? थॉमसन ने ये कहा था कि पूरा परमाणु धन आवेशित गोला है, ठीक है ना। तो अगर अल्फ़ा कणों का स्रोत पॉजिटिव वाला है और अगर इसमें रहे हुए परमाणु पॉजिटिव हैं तो जैसे ही ये कण पॉजिटिव कण इसके ऊपर आएगा तो वो कभी भी जो है वो उसके अंदर समा नहीं सकता। वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करते हुए अपने स्थानों को जो है वो बदल देंगे। कितने कण? सारे कण। क्यों सारे कण अपने स्थानों को बदल देंगे? क्योंकि अल्फ़ा कण भी पॉजिटिव है और परमाणु भी अगर थॉमसन की बात मानते तो ये वाले कण भी पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता? प्रतिकर्षण होता। और इस तरह से वो सारे कण जो है वो क्या हो जाते? अपने मार्ग से वितरित हो जाते। तो विचलन हुए बिना आर पार निकल गए। दूसरा, थॉमसन ने ये कहा था कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है इसके ऊपर समान रूप से वितरित है। अगर द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता तो इसके अंदर से एक भी कण पसार नहीं होता और आर पार नहीं निकलता। लेकिन इसमें प्रयोग में क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ा कण जो है वो सोने की पन्नी में रहे हुए सभी परमाणुओं को विभेद करके
ज़्यादातर जो है वो आर पार निकल जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या पता चला कि भी यहाँ पर सारे परमाणु अल्फा कण जो है वो सारे अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी संख्या में ही विचलित हो रहे हैं। अर्थात ऐसा मान सकते हैं कि परमाणु के अंदर छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो पॉजिटिव रखता है, क्योंकि ज़्यादातर कण जो हैं वो आर पार निकल गए हैं और कुछ ही कण अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए हैं, क्योंकि अल्फा कण भी कौन सा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अगर थोड़े से कण अपने मार्ग से विचलित हुए हैं, उसका मतलब ये हुआ है कि परमाणु का पूरा धन आवेश जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है और वो कोई छोटी जगह में ही पर धन आयन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता चला। लेकिन अब हम लोगों को इसके बारे में लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले रुदरफोर्ड ने ये जो प्रयोग किया, उस प्रयोग से उनको क्या पता चला, इस प्रयोग में उनको क्या देखने को मिला। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। ठीक है ना। ज़्यादातर कण क्या हुए, विक्षेपित, अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं हुए और वो आर पार निकल गए। बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मतलब कि बहुत कम संख्या में ये जो अल्फा कण है ना वो अपने मार्ग से क्या हुए, विक्षेपित हो गए, वो बहुत कम संख्या में है। तीसरा, बहुत ही थोड़े कण 20,000 में से सिर्फ एक पीछे की ओर लौटे। ठीक है ना। कितने, एक वापस भी आया। कितने वापस आए? 20,000 में से एक, अर्थात 180 डिग्री पर वो क्या हुए, वापस आए। ये प्रयोग से इनको पता चला। इन्हें हम लोग कहते हैं प्रेक्षण। जो उनको पता चला है उसे कहा जाता है प्रेक्षण। फिर इन प्रेक्षणों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो रुदरफोर्ड ने इन प्रयोग के प्रेक्षणों के ऊपर से क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष निकाला यह कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु के अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके निकल गए थे। ओके। तो अगर उसका चित्र बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए जो है आप लोग यहाँ देखो। ठीक है ना, कि उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई ज़्यादातर जो अल्फ़ा कण हैं वो
आर पार निकल गए। मानो कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये कणों को देखते हैं तो ये क्या करते हैं, आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर कण क्या हुए, आर पार निकल गए। दूसरा ये बोला कुछ ही धन आवेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। तो अभी कुछ ही कण क्या होंगे, अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। जो क्या करते थे, प्रतिदित्य के ऊपर वह स्पार्क बनाते थे। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है और परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव है। तो अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा और अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा पता लगाया कि थॉमसन ने, रुदरफोर्ड ने ऐसा कहा कि भाई जो थॉमसन ने बोला था कि परमाणु के पूरे के ऊपर आवेश होता है, वो बात बिल्कुल गलत है। धन आवेश पूरे परमाणु के ऊपर समान रूप से वितरित नहीं है, परंतु धन आवेश तो जो है परमाणु के छोटे से हिस्से में है, जहाँ पे धन आवेश बीच में छोटे से हिस्से में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो धन आवेश एक परमाणु के छोटे से हिस्से के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना, तो रुदरफोर्ड ने ऐसा कहा कि पूरे परमाणु में से अगर ज़्यादातर अल्फा कण आर पार निकल जाते हैं और थोड़े से कण जो हैं अपने मार्ग से विचलित होते हैं, तो परमाणु का धन आवेश पूरे परमाणु पर नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे से हिस्से के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, धन आवेशित अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया, तीसरा, कि रुदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। अब उन्होंने ये कहा कि परमाणु के अंदर नाभिक है और उसका आयतन बहुत छोटा होता है। ठीक है, और उन्होंने उनका माप भी दे दिया। क्या माप दिया, कि परमाणु की त्रिज्या, ये पूरा परमाणु है, उस परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। लेकिन अगर इस केंद्र को जूम करके बताएं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इसके केंद्र की बात करें तो नाभिक के परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो उसको हम लोग चित्र में कैसे बता सकते हैं, मानो कि ये एक परमाणु है और उसके अंदर छोटा सा नाभिक है जिसमें धन आवेश होता है। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक की परमाणु की दूरी, तो इसे कहा जाएगा परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10। लेकिन ये केंद्र से परमाणु के केंद्र की त्रिज्या, तो परमाणु केंद्र की त्रिज्या, तो परमाणु के केंद्र की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर। बोलो समझ में आया। तो ये केंद्र से यहाँ तक पूरे परमाणु की त्रिज्या ये रही, ये केंद्र से यहाँ तक ये पूरे परमाणु के केंद्र की त्रिज्या ये रही। तो पूरे परमाणु की त्रिज्या और ये परमाणु के केंद्र की त्रिज्या, क्योंकि परमाणु का केंद्र जो है वो परमाणु से बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, तो वो नाभिक या तो परमाणु का केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये इतना हो जाता है। तो अब ये इन्होंने जो है प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ जो है उनको निष्कर्ष में उन्होंने जो है वो बताया। तीन चीज़ कौन सी निष्कर्ष निकाला उन्होंने? सबसे पहले तो ये बोला कि भाई परमाणु का अधिकांश स्थान कैसा है? खाली है। परमाणु का अधिकांश स्थान कैसा है? खाली है। दूसरा ये कहा कि पूरे परमाणु के ऊपर धन आवेश समान रूप से वितरित नहीं है, परंतु वो छोटे से हिस्से के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि उसे हम लोग परमाणु का क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। और रुदरफोर्ड ने गणना भी कर दी। क्या गणना की? कि भाई परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 और परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्र की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। अब इन प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष के बाद उन्होंने मॉडल भी दिया। चलो, तो उन्होंने परमाणु का मॉडल क्या दिया? तो जैसे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है, वैसे ही रुदरफोर्ड ने भी अपना एक परमाणु मॉडल दिया। अब इन निष्कर्ष से परमाणु मॉडल उन्होंने कैसे दिया? तो परमाणु मॉडल के बारे में उन्होंने तीन चीज़ें बताई, ठीक है ना। तो रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रुदरफोर्ड के अनुसार पहला, परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? परमाणु का धनावेश तथा, हाँ बोलो ना मैडम। ये देखो ना, इधर देखो ना, एक पाउच पड़ा होगा, इधर देखो ना सिंक में, उसमें देखो जो चाहिए वो ले लो। परमाणु का धनावेश तथा, और बाहर एक नल चालू है, जरा उसको बंद कर देना प्लीज। अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा? पूरा परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होगा। और इस छोटे से क्षेत्र को उन्होंने बोला नाभिक। उसे क्या नाम दिया गया? नाभिक। ये किसने नाम दिया? रुदरफोर्ड ने जो है वो नाम दिया, ठीक है ना। चल, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसमें। कि भाई ये है परमाणु, और परमाणु का छोटा सा हिस्सा उसका नाभिक। इस नाभिक में क्या है? धन आवेश, ठीक है, और द्रव्यमान, ठीक है ना। तो नाभिक के अंदर धनावेश कैसे? प्रोटॉन से। और द्रव्यमान किससे? न्यूट्रॉन से, ठीक है। चलो दूसरा, उन्होंने क्या कहा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, उसमें बहुत तेजी से घूमते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि नाभिक के आस पार एक वृत्ताकार पथ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। और इसे क्या कहा गया? कक्षा। इसे क्या कहा गया?
कक्षा। रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं जो उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो दूसरों में उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करता है जिसे कहते हैं कक्षा। ठीक है ना। तो उन्होंने नाम दिया, एक तो नाभिक और दूसरा नाम दिया कक्षा। चलो तीसरा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है मॉडल दिया गया रुदरफोर्ड के द्वारा। तो ये है रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चला होगा कि क्यों इसे नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नाभिक की एक व्याख्या कर दी है कि जिसमें धन आवेश होता है और द्रव्यमान भी होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अल्फा कण उन्होंने प्रयोग किया था ना, अल्फा कण वाला। अल्फा कण में ज़्यादातर अल्फा कण जो है वो पार कर गए, अर्थात परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली। कुछ ही अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। क्यों, क्योंकि अल्फा कण धन आवेश है और छोटा सा हिस्से में भी क्या हो सकता है, धन आवेश हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर थोड़े कण जो हैं क्या हुए, अपने मार्ग से विचलित हुए। ऐसे छोटे से हिस्से को रुदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, नाभिक, जिसमें क्या होता है, धन आवेश। धन आवेश किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन। ठीक है ना। और द्रव्यमान भी कहाँ होता है, नाभिक में। वो किसके हिसाब से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग के हिसाब से होता है। तो ये दिया रुदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल की संरचना। तो मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि परमाणु दिखता ही नहीं है, तो उसकी संरचना हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहले आया था थॉमसन, जिनका जो है परमाणु मॉडल फेल कर दिया गया, और बाद में आया रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसने ये दिया। लेकिन क्या ये परमाणु मॉडल फाइनल है, क्या इसकी कोई मर्यादा है या नहीं है, तो उसकी हम लोग जांच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो आज के ये वीडियो के लिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको स्टॉप कर देते हैं।